डॉक्टर ये जरा फरमा दें कि ये जो नायब वजीर है तो वजीर खारजा मोहतरम मोहम्मद इसाक डार साहब ने जो दौरा अमेरिका के ऊपर है, और उन्होंने एक इंटरव्यू वाशिंगटन में दिया, एक सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सदीकी साहबा के बारे में जो बात की है उसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ी है। कुछ लोग जो है बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया है कि डॉक्टर आफिया सदीकी का मसला क्योंकि आप किसी नजर से देखते हैं कौन सी हुकूमत ने कितना रोल इस पे अदा किया उसकी रिहाई में, और क्या वो रिहाई मुमकिन हो सकती है, और डार साहब की जो गुफ्तगू थी उसको किस नजर से देखते हैं? मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हैंड ओवर किया गया ना अमेरिका के पास, तो उस वक्त के अमेरिकन अटॉर्नी जनरल से मीडिया ने यह सवाल किया कि शी वाज ऑलरेडी इन अमेरिका, उस वक्त आपने गिरफ्तार नहीं किया, अब आपने इसको पाकिस्तान से कैसे मंगवाया? तो उस अटॉर्नी जनरल ने यह बयान दिया कि उस वक्त तक हमारे पास इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी, हम अमेरिकन लॉ के तहत इनको गिरफ्तार ही नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें इनके बारे में सबूत फराम किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट दिए और गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दिया, तो हमारे लिए आसान हो गया, हमने गिरफ्तार कर ली। उसके बाद ये बात खामोश हो गई, उनको अमेरिका में ही लापता कर दिया गया, और उसके बाद उनको अफगानिस्तान में जो बटग्राम की जेल है वहां बंद कर दिया गया। और वहां पर भी एक अमेरिकन सहाफी खातून वहां गई, उन्होंने आकर ये मीडिया में भांडा फोड़ा कि जनाब फलां सेल के अंदर एक खातून है जिसकी अक्सर चीखें सुनाई देती हैं, वो पाकिस्तानी है और उसका नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। उसके ऊपर जब शोर होगा मचा, और उनकी बहन ने भी बड़ी आवाज उठाई कि मेरी सिर्फ बहन नहीं गई, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा भी लापता है। तो उस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत थी और इस वजीर दाखिला थे सेनेटर रहमान मलिक साहब। तो रहमान मलिक साहब ने बाकायदा बयान दिया कि मैं हुकूमत राब्ते में हूं अमेरिका से, और अनकरीब उनका एक बेटा फिर उन्हें रिहा करवा दिया, और उस बेटे को भी गैर सरकारी तौर पे उनके घर के बाहर छोड़ दिया गया और कहा जी हमने बेटा रिहा करा लिया। लेकिन बाकी बच्चियों का भी ना पता चला, ना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का पता चला। फिर मियां साहब की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने फिर ये केस टेकअप किया ओबामा के साथ, लेकिन रिहाई ना हो सकी। और उसके बाद इस गवर्नमेंट ने भी एक लेटर लिखा, इसहाक डार साहब ने वो लेटर लिखा। वो आमतौर पे अमेरिका में कानून है कि जब अमेरिकन सदर का टेन्योर खत्म होता है तो आखिरी महीने में वो आम माफियों का ऐलान करते हैं। जो बाइडन ने उसका अपना एक भाई करप्शन के केस में सजा होकर जेल जा चुका था, 4 साल सजा उसको हुई थी। ये अमूमन इस असूल के खिलाफ है कि अपने अजीज व अकारब को आप रिहा करें, लेकिन जो बाइडन ने अपने उस भाई को भी रिहा किया। ये इसका ट्रंप ने अपने पहली तकरीर में भी कहा कि यार ये अपने मुजरिम भाइयों को भी रिहा करता फिर रहा है, मैं इसको देखूंगा बाद में, लेकिन जाहिर ट्रेडिशन है, उसने रिहा कर दिया। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी खत लिखा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कि उसकी एज को और उसकी बीमारी को और इतनी तवील कैद को देखते हुए उसको रिहा किया जाए। और वो खत जो है वो डार साहब ने लिखा था, डार साहब ने खुद साइन किया, वो खुद तस्लीम करते हैं। मैं समझता हूं वो खत वजीर आजम को खुद लिखना चाहिए था। एक खत जो वजीर लिखता है, वजीर खारजा, उसकी और अहमियत है, वो वजीर लेवल पे कंसिडर होता है। एक खत जो वजीर आजम पाकिस्तान लिखता है उसका लेवल और है, वो इन्हें लिखना चाहिए था। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। और ये सवाल जो वहां पूछा गया उसके पीछे उसकी एक और बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये है कि डॉक्टर उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, और यहां पर यह हुआ कि उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी अपनी सजा को चैलेंज करनी चाहती है ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर, कि मुझे कभी भी फेयर ट्रायल नहीं मिला, मुझे अगवा करके लाया गया पाकिस्तान से, मुझे बटग्राम की जेल में रखा गया, और उसके बाद जब मीडिया में ये खबरें आई तो वहां से फिर केस बनाया गया जी गजनी में वो गई थी और वहां उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। उस दौरान एक उसने अमेरिकी सिपाही से राइफल छीन ली और फायर करके कैप्टन को जख्मी कर दिया। ये सजा है। इसकी कोई एविडेंस भी वो नहीं ला सके। और क्या नईफ व नजार खातून एक अमेरिकी फौजी से राइफल छीन सकती है? और अगर राइफल छीन के उसने फायर किया तो वेयर इज द मेडिकल रिपोर्ट ऑफ दैट अफसर जिसको वो गोली लगी थी? वो भी कोर्ट में नहीं पेश की गई, और इस तरह करके सजा सुना दी गई। और सजा सुनाने के बाद वो जब सजा वहां अमेरिकन जज से ये पूछा गया तो उसने कहा आई विल बिलीव इन द स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन आर्मी ऑफिसर्स। मैं अमेरिका के फौजी निजाम को चैलेंज नहीं करूंगी कि सजा को रिवर्स कर दूं कि उसने बस स्टेटमेंट दे दी है, हुआ है तो बस। इसी अकरस रिपोर्ट के ऊपर उनको सजा सुना दी गई। अब होना यह चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको टेकअप करती, वो तो हमने प्रॉपर तरीके से किया ना। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने वहां से 2 वकील अंगेज किए, उनको
लाखों डॉलर फीस दी गई, जबकि आफिया सिद्दीकी ने कहा कि ये मेरा केस खराब करेंगे, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दीज लायर्स। लेकिन अच्छा। उसके बावजूद उनको फीसें भी दी गई और उन्हें वो केस भी उनके खिलाफ फैसला करवा दिया, उनको मौका भी ना मिला। अब आफिया सिद्दीकी साहबा ने यह तय किया कि मैं अपनी इस सजा को चैलेंज करना चाहती हूँ, ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर मेरे केस को दोबारा देखा जाए। उसके लिए जरूरी यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर अपना एक वकील एडवोकेट नामजद करे जो गवर्नमेंट का व्यू ऑफ पॉइंट वहां पेश करे। शी डिजायर्ड कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, केस को पाकिस्तान से ही ले जाया गया था। शी वॉज नॉट देयर इन गजनी। ये कहानी टोटल फेक कहानी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर आकर एक दफा नहीं 2-3 दफा एश्योर कराया कि गवर्नमेंट इसके ऊपर लेटर लिखने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट एक वकील मुकर्रर करेगी जो वहां जाकर उसके केस को सपोर्ट करेगा और आर्गू भी करेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जाहिर है वहां के जजों के माइंड में भी ये बात बिठा दी गई है कि पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट हैंडओवर की थी जिसको हमने सजा दी। जब गवर्नमेंट का एडवोकेट जाएगा और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिकॉर्ड पेश करेगा, तो देन देयर इज 99.9% चांसेस दैट शी मे बी एक्विटेड। गवर्नमेंट ने स्टैंस ले लिया और उसके बाद आनन फानन जब वो केस लगा छुट्टियों से पहले जस्टिस सरदार गुलाम इसाक साहब की कोर्ट में, तो वहां गवर्नमेंट ने कहा जी हम कोई लेटर भी नहीं लिखते और हम कोई काउंसिल भी नॉमिनेट करने को तैयार नहीं है। इट इज आवर उसकी क्या वजह जी? उसकी वजह क्या? ये वजह मैं बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि ये आपकी डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट की, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ना करें, लेकिन हमें इसकी रीजन बताएं इन राइटिंग कि व्हाट इज द रीजन। क्योंकि ये तो जनरल क्लॉजेज एक्ट है और आइन के अंदर दिया हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A आ चुका है। आप गवर्नमेंट एक रीजन अदालत को बताए, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम नहीं पेश कर रहे। चलें को कॉन्फिडेंशियल लेटर ही जज साहब को दिखा दें। उन्होंने कहा जी हम कोई रीजन नहीं बताएंगे। उस पे जज साहब ने कहा कि अगर आप रीजन नहीं बताएंगे तो देन आई विल इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नॉट ओनली अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, अगेंस्ट द एंटायर कैबिनेट, क्योंकि ये डिसीजन तो कैबिनेट का है और प्राइम मिनिस्टर का है। नतीजा ये निकला कि उन्होंने वो केस फिक्स कर दिया कि फलां तारीख को मैं उसकी हियरिंग करूंगा और उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस, वो हालांकि जज साहब अभी छुट्टी पे जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे बाद में चला जाऊंगा, ये कौम की बेटी और कौम की हुर्मत का जब सवाल है, कौम की इज्जत का सवाल है, मैं लेट चला जाऊंगा। और उन्होंने फिर नोट लिखा चीफ जस्टिस को कि ये जो पिछली दिन गुजरे है कि मेरा ये केस फिक्स किया जाए मेरी कोर्ट में और आई विल गिव अ कंटेम्प्ट नोटिस में इशू करूंगा। और आप हैरान होंगे कि हमारे सरदार डोगर साहब ने वो केस ना फिक्स किया, उस दिन केस ना फिक्स हुआ, मगर जज साहब क्योंकि अपना नोटिस इशू कर चुके थे, वो केस उन्होंने अपनी कोर्ट में फिक्स किया और उसके बाद उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया। आप अंदाजा लगाएं, ये वो बैकग्राउंड है कि भाई आप बताएं तो सही आप क्यों नहीं केस टेकअप करना चाहते। और वहां फिर अगर इनसे पूछा गया था इमरान खान के साहब के केस के हवाले से, तो इस केस के हवाला देने की जरूरत नहीं थी कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया है, इसमें भी हम ड्यू प्रोसेस, नो, इमरान खान साहब के केसेस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो हुआ, उनको तमाम वकला की सहूलत हासिल थी, उनकी तो पूरी टीम उनको डिफेंड कर रही थी। वहां तो कौन से वकील पेश हुए, उनको तो अगवा करके वहां ले जाया गया और एक स्टेटमेंट बना के उनको सजा दे देगी। ये कहना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डार साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं कि ये कह रहे हैं जी आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया, तो हम नो किसी और केस की मिसाल दे देते। ये जरूरी था बताना कि जी अब हम तो कई शुरू से रहे हैं कि आफिया सिद्दीकी के केस में कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं हुआ, ये जुल्म किया गया है। और दूसरी बात है कि खान साहब के पास ये मौका था, जब खान साहब ट्रंप के पहले टेन्योर में वहां तशरीफ ले गए, इन्हें यहाँ बड़े बड़े बयानात दिए कि द मोमेंट आई विल बिकम प्राइम मिनिस्टर आई विल टेक अप दिस मैटर विद अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये वहां मौजूद थे और प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग वाज कवर्ड बाय मीडिया। और ये मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वहां हमारी एक जर्नलिस्ट है अमेरिका में, मोहतरमा तैयबा जिया साहब, आप उनका भी इंटरव्यू कीजिएगा नेक्स्ट डेट पे। तैयबा जिया साहब से पूछिएगा कि इस केस में इमरान खान साहब ने क्या किया। जब वहां मुज़ाकरात शुरू थे तो मीडिया खड़ा था और उन्हें सवाल मीडिया वाले पूछ रहे थे, उस पे तैयबा जिया साहब ने खान साहब को ये पूछा, खान साहब आपने पाकिस्तान में वादा किया था, अब आप सदर ट्रंप के सामने बैठे हैं, आप बराए मेहरबानी आफिया सिद्दीकी का केस टेकअप कीजिए इनके साथ। तो खान साहब ने अपने मुंह पर उंगली रखी और उनको चुप करा दिया कि खामोश हो जाएं, अब बात ना करें। उस पर उन्होंने उसी वक्त बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये हमें अभी तक तो कहता रहा है जी मैं वहां बात करूंगा, रिहा करूंगा, और अब ये इसकी आवाज ही बंद हो गई, अब इसने वहां बात ही नहीं की। और तैयबा जिया साहबा ने इस पे आर्टिकल भी लिखे
इसके ऊपर बयानात भी दिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो आज भी मौजूद हैं, इसको रिकॉर्ड पे लाइए, कौम को पता तो चले ना इस अमेरिकी चहीते ने और इस चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने क्या किया। आफिया सिद्दीकी के बारे में कितने बयान दिए, और इसने तो खत क्या, इसको फिर ये भी कहा गया कि चलें आपने वहां बयान नहीं दिया, आप खत ही लिख दें। ट्रंप के पहले टेन्योर के खत्म होने पे इन्होंने वो खत भी नहीं लिखा, यूएस गवर्नमेंट ने लिखा। और दूसरा मौका वो था जब अमेरिका ने डिसाइड कर लिया अफगानिस्तान से फौज निकालने का फैसला कर लिया। अब अमेरिका को बड़ा खतरा था कि हम पूरी फौज अगर एयरपोर्टों से निकालेंगे तो वहां हो सकता है हमला हो जाए। वहां हमला भी हुआ, धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 30-35 लोग मारे गए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हम अपने जो ट्रुप्स हैं वो पाकिस्तान रवाना कर असले समेत, आप पाकिस्तान में के होटलों में रहने की जगह दें जब तक उनकी फ्लाइट्स का अरेंज नहीं होता। तो उनके हजारों फौजी असले समेत पाकिस्तान लाए गए, उनके लिए होटल खाली कराए गए इस्लामाबाद में, क्योंकि उनकी तो जान पे बनी हुई थी अगर वहां एक को 50-60 फौजी अमेरिकी मारे जाते तो ट्रंप का जनाजा निकल जाना था वहां पर। तो खान साहब ने किया, और ये मौका था जब खान साहब उनसे बात करते कि भाई हम आपकी फौज को यहाँ पनाह दे रहे हैं आउट ऑफ द वे, हम अपने होटल हमने खाली करा दिए हैं, आप मेहरबानी करें, हमारी एक बच्ची वहां आपके पास बंद है, उसके बारे में फैसला करें, उसको रिहा करें। ये नहीं होता कि ये कहते वो रिहा करें हम तब, नहीं, ये बात हो जाती है डिप्लोमेटिक तौर पे, रिकॉर्ड पे आ जाती है, फिर जैसी मौका मुनासिब होता है वो रिहा कर। इन्होंने वो बात ही नहीं की। दूसरा मौका ये था कि अफगानिस्तान के अंदर केजीबी ने, जब वो वहां रशिया गालिब था, तो रशिया ने वहां की एक एजेंसी बनाई खाद को पूरी ट्रेनिंग केजीबी ने भी दी और रा ने भी दी। पाकिस्तान के अंदर सारी दहशतगर्द कार्रवाइयां उन्होंने की। बाद में जब अमेरिका ने वहां पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया, और जाहिर है उस दौरान भी पाकिस्तान के अंदर ये फितनतुल खवारिज राइज हो गया और उन्हें फिर धमाके करने शुरू कर दी। अब वो जो लोग थे, अमेरिका क्योंकि वहां से निकलना चाहता था और अमेरिका को पता था ये वो हमारे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमारी मदद किया तालिबान के खिलाफ, और अगर हम इनको छोड़ के चले गए तो तालिबान तो इनको छोड़ेंगे नहीं। तो 2-3 जहाज तो अमेरिका भर के ले गया उन अफगानियों के, लेकिन तमाम कातलों को वो न ले जा सका। उनको ये भी खतरा था ये किराए के कातल हैं, वहां भी यही कार्रवाइयां करेंगे। तो उन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इन तमाम अफगानियों को जिनको हम साथ नहीं ले जा सकते, जो 2000 वांटेड बाय दी तालिबान गवर्नमेंट, हम पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, आप इनको पाकिस्तान में पनाह दे। खान साहब ने इमीडिएटली अलो किया, वो हजारों की तादाद में पाकिस्तान में आ गए। ये वो ट्रेन टेररिस्ट थे रा के और केजीबी के, और पाकिस्तान के अंदर कई वाकयात में मुलव्वस थे। अब वो पाकिस्तान में सरकारी तौर पे आके बैठे हुए। उस वक्त भी ये स्टैंड ले सकते थे कि भाई हम आपके इतने दहशतगर्दों को जो पनाह दे रहे हैं, हमारी एक बच्ची वहां पर आपके पास बंद है, आप उसको रिहा कीजिए। किसी मैटर, किसी मौके पे, डिप्लोमेटिक सतह पे भी किसी जगह इन्होंने टेकअप ही नहीं किया। नतीजा ये निकला कि आज भी वो लोग पाकिस्तान में हैं, और हमारी अफवाज पाकिस्तान के अफसर और नौजवान KPK में और बलूचिस्तान में शहादतें कर पा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि जी वो ही लोग हैं जो लड़ रहे हैं। नहीं, इनके पीछे कौन लोग हैं? आप देखिए, ये वो खाद की एजेंसी के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की, फिर उसके बाद वहां अमेरिका के साथ भाग के वहां चले गए, अब वहां से भाग के पाकिस्तान में आ गए। हमारे पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो हमारी नायल ही है। ये इन सब का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए, और इफ दे आर वांटेड पीपल बाय द तालिबान गवर्नमेंट और रियली दे आर वांटेड, तो फिर हमें तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहिए। ये उनके साथ मुजरमों की हवालगी का मुआहदा करना चाहिए कि ये आपके मुजरम हमारे पास हैं, हम आपके हवाले करते हैं, और हमारे वो मुजरम जो आपके यहाँ पनाह लिए हुए हैं और जो हमारे यहाँ कार्रवाइयां कर, आप उन्हें हवाले करें। ये एक इंतहाई मुनासिब तरीका कार है इस दहशतगर्दी से निपटने का, मगर ना हम अंधेरे में लड़ते रहेंगे और लाशें उठाते रहेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बैठ के मुज़ाकरात करें और उन दुश्मनों को आइडेंटिफाई करें जो हमारी सफों के अंदर आ चुके हैं। आप देखें ना ईरान का क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि ईरान के इसराइल के साथ बड़े तलकात थे, बेशुमार यहूदी ईरान से गए, शाह ईरान के जमाने में वहां सेटल हो गए, और इंडिया के साथ भी बड़े तलकात थे। इंडिया और इस मूसाद ने मिलके इसराइल के अंदर एक नेटवर्क काम किया, और उसी नेटवर्क ने ईरान की जो लीडरशिप थी, एंटायर लीडरशिप वाज एलिमिनेटेड बाय दैट नेटवर्क। वो वहां बैठे हुए थे शहरों में, उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी, फलां ओहदेदार, फलां चेयरमैन, फलां सरबरा, सबको उनके घरों पे मारा। इससे और जनाबी हानिया को वहां शहीद किया गया। अब जाके ईरान को अकल आई कि वो जनाब हमने तो इनको फैसिलिटेट किए रखा इतने अरसे तक, हमें पता ही नहीं चला, ये हमारे
जुब्बे पहन के और पगड़ियां बांध के हमारे दरमियान में फिरते रहे और अपने आप को एस्टेब्लिश करते रहे। सबसे पहली जरूरत यही होती है कि आप अपने अंदर दुश्मन के साथियों को तलाश करें, उनको आइडेंटिफाई करके आश्कार करें। एक कलभूषण यादव तो हमारी फौज की ने पकड़ लिया, हमारी एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कई कलभूषण यादव अभी आज भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो हमारी जड़ें काट रहे हैं। हमें उन पर निगाह रखनी है। बगैर